मित्रों नमस्कार, राधे राधे। हम जानते हैं कि इस दुनिया में कलयुग में दाम करे सब काम, और जग में है दो नाम, एक पैसा एक राम, और राम से तरनी होता है पैसा से सब काम। तो बिना पैसे के इस जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला है। ज़्यादातर लोगों की यही समस्या है कि वो आर्थिक तंगी से इस तरह जूझ रहे हैं कि अब उनका जीना ही मुश्किल हो गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाहे आप मेष से मीन तक किसी भी राशि के हों, मेष के हों, वृक के हों, मिथुन के हों, कन्या के हों, चाहे जिस भी राशि की या लग्न के हों, आपको वो 4 तरीके मैं बताऊंगा जिससे 2023, 24, 25 में आपका महाधनी आप बन सकते हैं, लेकिन आपको उनका पालन करना पड़ेगा। तो वो कौन से तरीके हैं, वो क्या हैं, मैं आगे आपको एक चार्ट के माध्यम से कई चार्ट आपको लग्न और राशियों के दिखाऊंगा, जिससे ये कॉन्सेप्ट सहित मैं समझाऊंगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में जो दरिद्रता है, जो पीड़ा है, जो आर्थिक गरीबी है, वो शनि महाराज सब दूर कर देंगे। आपको लगता है कि शायद ये गरीबी अब कभी नहीं जाने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कुंडली में किसी चीज का कारण है तो उसमें निवारण भी छिपा हुआ है। आप उस निवारण को देखते ही नहीं हैं, जिसके कारण से सभी समस्याएं, आप चाहे मेष लग्न या राशि के हों, चाहे आप वृष लग्न या राशि के हों, चाहे आप मिथुन के हों, चाहे आप कन्या के हों, धनु के हों, मीन के हों, कुंभ के हों, किसी भी राशि के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नियम सब पर लागू होगा। वो कैसे होगा, ग्रहों की चाल कैसे होगी, किस तरह आप एक धनी योग बन सकता है, आप धन कमा, वो मैं आगे के चार्ट में आपको दर्शाऊंगा। तो मित्रों चलिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। और किसी का कोई भी जातक का प्रश्न हो धन संबंधी, तो वह मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बात कह सकता है। तो चलिए अब हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि आखिरकार वो 4 महारूल क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। यही नहीं, अभी और सुनिए मित्रों, अपने विश्लेषण को शुरू करने के लिए आगे चल के मैं आपको चार्ट में मेष लग्न या मेष राशि की कुंडली का उदाहरण दूंगा और ये बताऊंगा कि प्रथम कार्य आपको क्या करना है, जिससे आपके धन की जो समस्या है, यदि आपकी कुंडली में 2023-24 में या पहले जो भी कुंडलियां हैं, अगर आप में दरिद्र और श्रापित योग भी बन रहा है, धन और इनकम के सब भाव खराब हैं, बुरी दशाएं भी चल रही हैं, सब कुछ गड़बड़ है, तो वास्तव में अपनी आर्थिक गरीबी को कम करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। ये आप मेष लग्न या मेष राशि, आप इसे चाहे लग्न मान लीजिए या राशि मान लीजिए कि कुंडली है। और यहाँ पर आप क्या देखते हैं कुल मिलाकर के कि जो धन का स्वामी है वो 6वें भाव पर आके नीच का बैठ गया है। इसमें धन का स्वामी आपका शुक्र है, जो कि 6वें भाव पे नपुंसक भी माना जाता है और इस ग्रह को अच्छा भी नहीं माना जाता है। और लग्न में नीच के शनि भी आपके बैठे हुए हैं। अब आपको पहला रूल ये अपनाना है कुंडली में। देखिए, कुंडली में अगर कारण है गरीबी का, तो निवारण भी कुंडली में ही है, आपको वो दिखता नहीं है। तो सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आपका लग्न का स्वामी कहाँ बैठा है। अब देखिए, यहाँ पर कुल मिला के आपको 9वें घर पे मंगल दिख रहा है, मेष लग्न की कुंडली है। तो ये काहे का भाव है? ये भाग्य का भाव है, ये विदेश स्थान का भाव है, ये धर्म कर्म का भाव है। तो याद रखिए, अगर आपको आर्थिक उन्नति चाहिए तो या तो आपको धर्म कर्म के क्षेत्र पे उतर के अपना आर्थिक कार्य करना पड़ेगा, चाहे वो पूजा पाठ का कार्य हो, या किसी मंदिर या ट्रस्ट से जुड़ करके काम हो, या किसी भी तरह से धार्मिक कार्य से आप जुड़ करके आप अपनी रोजी रोटी को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। या ये विदेश स्थान है, आपको विदेश स्थान जाना पड़ेगा अपने मूल स्थान को छोड़ करके। यदि आप बहुत दूर जाते हैं या विदेश को जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी आर्थिक उन्नति होगी। अब देखिए, ये रूल सब में लागू होगा, चाहे आप मेष लग्न या राशि के हों, चाहे वृष के हों, मिथुन के हों, कन्या के हों, कुंभ के हों, मीन के हों, वृश्चिक के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राशि और किस लग्न के हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, और वो याद रखनी है कि आपका लग्नेश कहाँ बैठा है। अब देखिए, मान लीजिए आपका लग्नेश यहाँ पर भाग्य भाव पर बैठा है, मान लीजिए ये चतुर्थ भाव में बैठा होता तो लग्नेश अगर चतुर्थ भाव में बैठा है तो वो माता का घर है। तो माँ से जुड़ करके ही हमेशा कोई कार्य करिए, आपको निश्चित तौर से उसको लाभ होगा। चतुर्थ घर इसके सिवा भूमि भवन वाहन का भी है। तो अगर आपको कोई भी कार्य करना है कुल मिला
तो आपको भूमि भवन वाहन का ही कार्य करना पड़ेगा। चौथा, आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें आप ये पब्लिक का भी घर है। चौथा घर, तो पब्लिक का घर का मतलब ये है जो कम्युनिकेशन है आपका, आप पब्लिक से जुड़ करके कोई भी ग्राउंड लेवल का जो फील्ड वर्क का काम होता है वह भी आपको सूटेबल करेगा। मान लीजिए वो 7वें स्थान पे आपका लग्न का स्वामी बैठ जाए, तो 7वें स्थान का मतलब आप जानते हैं ये पत्नी का घर है, व्यापार और पार्टनरशिप का है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी कार्य आप करें तो अपनी पत्नी के नाम से करें, अपने नाम से मत करिए उस काम को। आप अपने नाम से बिल्कुल मत करिए, आप पत्नी के नाम से उस कार्य को करिए, फिर देखिए आपको सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। आप जानते हैं किसी मंजिल को पाने के लिए 10 रास्ते होते हैं, लेकिन कोई एक रास्ता ऐसा भी होता है जो बहुत आसान है, बहुत जल्दी से पहुंचा जा सकता है। 9 रास्ते ऐसे हैं जो पहाड़ों से गुजरते हैं, कांटों से गुजरते हैं, आप नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आप लोग करते क्या हैं कि आप उन्हीं रास्तों से जाना चाहते हैं जहां से मंजिल बहुत दूर है, उसे पाना मुश्किल है। तो कुंडली में आपको सबसे पहले, चाहे आप किसी भी लग्न के हों, किसी भी राशि के हों, मैं बता चुका हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप किस लग्न के हैं, किस राशि के हैं, किसी भी राशि या लग्न के हों, आप लग्न के स्वामी को देखिए कि वो कहाँ पर बैठा हुआ है। और याद रखिए, लोग अक्सर कहते हैं कि राशि फल सब कुछ लग्न फल ही होता है और लग्न ही सब कुछ बता देता है। राशि हो सकता है कि आपके अंगेष्ट भी चली जाए विरोध में, लेकिन लग्न और लग्नेश कभी विरोध में नहीं जाते हैं। भले ही आपका लग्नेश नीच का भी हो, तब भी वह आपके हमेशा साथ रहेगा। मैं एक उदाहरण देकर समझाऊं कि मान लीजिए आपकी राशि जो है वो सिंह है और जो आपका लग्न है वो कुंभ है, तो कुंभ का स्वामी तो शनि होता है, राशि का स्वामी तो सूर्य हो गया, इनमें तो आपस में कोई मित्रता भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लग्नेश को हमेशा प्रेफरेंस दीजिए। लग्नेश ही है, वो चाहे नीच का ही क्यों ना बैठा हो, नीच का बैठा होगा थोड़ा कम फल देगा, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव में फल देगा, माइनस में वो कभी नहीं जाने वाला है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। तो 2023, 24, 25 में आपको यही काम करना है कि अगर आपको अपनी आर्थिक समस्या को दूर करना है तो ये चीज़ याद रखिए कि फिर आपको लग्न और लग्नेश पर डिपेंड होना पड़ेगा और उसी पर डिपेंड होकर के आपको सारा काम करना पड़ेगा, तभी आपका भला होगा और तभी आपकी आर्थिक उन्नत होगी। अब आगे के चार्ट में जो कि मैं दूसरे लग्न या राशि का लूँगा किसी का, तो उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि दूसरा कौन सा काम करना है जिससे आपकी आर्थिक उन्नति हो सके। मित्रों, अगर अब तक आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा फिर वही आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस संबंध में, धन के संबंध में या आर्थिक उन्नति के संबंध में आपके कोई भी प्रश्न हो तो व्हाट्सएप नंबर शुरू में दिया गया है, आप उसमें अपना मैसेज कर सकते हैं। मैं 100% आपको उसमें जवाब ज़रूर दूंगा। और किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो आपका तो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप जाइए और वहाँ पर अपने प्रश्न जरूर लिखिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग करते क्या हैं, कुल मिलाकर कि व्हाट्सएप पे फ़ोन लगाते हैं बार बार या उस नंबर पे बार। मेरा आपसे निवेदन है कि हर समय कृपया फ़ोन मत लगाइए, क्योंकि हर समय में खाली नहीं रहता। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपनी अब बात को आगे शुरू करते हैं और दूसरा कार्य क्या करना है आपको जिससे आपकी आर्थिक उन्नति तेजी से बढ़े, उस संबंध में अब हम परिचर्चा करते हैं। मित्रों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपने कभी कभी ये गौर किया होगा कि कुछ लोगों का समय जीवन भर बहुत खराब होता है, लेकिन बीच में कोई 1, 2 वर्ष, 3 वर्ष ऐसा भी आ जाता है कि जब वो एकाएक बहुत अमीर हो जाते हैं, भले ही वो बाद में गरीब हो जाएं। तो आखिरकार ये एकाएक अचानक क्या होता है ऐसा? वास्तव में ये ज़्यादातर गोचर और वर्ष कुंडली के कारण होता है। तो अगर गोचर में कभी भी आपके बहुत अच्छे ग्रह आ जाएं, एकदम बहुत अच्छे सीक्वेंस में आ जाएं, तो आपको उस गोचर को, उस ग्रह को, उस समय को पकड़ लेना चाहिए और फिर देखिए आपकी आर्थिक उन्नति कैसे होती है। मैं आपको आगे चार्ट में भी ये दिखाऊंगा कि किस तरह गोचर कमाल कर सकता है और आपकी सारी जो कमी है, गरीबी है, उसको दूर कर सकता है। आप ये चार्ट देख रहे हैं जिसमें मैंने तुला लग्न या तुला राशि का चार्ट दिखाया है। याद रखिए 2023, 24, 25 के लिए अगर गोचर की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे सौभाग्यशाली लग्न और राशि होगी। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जा करके। तो देखिए, जो मैंने राहु को
आपके मीन राशि में बिठाया है, तो राहु अक्टूबर 2023 से मीन राशि में आ जाएंगे। अभी वो मेष में चल रहे हैं, लेकिन हम आगे की विश्लेषण कर रहे हैं, 3-4 महीने बाद वो मीन में ही आ जाएंगे। तो इसमें सीक्वेंस क्या बन रहा है कि पंचम भाव पर कुंभ राशि के आपके शनि विराजमान हैं, 6वें पर राहु विराजमान हैं और 7वें पर आपके गुरु विराजमान हैं। याद रखिए कुल मिला के कि इसमें गोचर में ये सबसे अच्छा शुभ फलदायी कुंडली हो सकती है, क्योंकि जो आपके शनि हैं वह 30 साल बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि पंचम में आए हुए हैं और राहु भी 18 साल बाद 6वें स्थान पर शत्रुहंता योग बनाते हैं और गुरु भी 7वें भाव में कारक भी होते हैं और वह भी 12 वर्ष बाद इस राशि पे आए हैं। तो ये जो समय होगा 1.5 से 2 वर्ष का, गुरु आपका 1 साल चलेगा, ये 1.5 साल चलेंगे और शनि आपके लगभग अभी भी 2 साल चलेंगे। तो याद रखिए ये जो समय है आपका 1.5 से 2 वर्ष में, यह एक गोल्डन टाइम होगा जो भी तुला लग्न या तुला राशि के होंगे। तो मान लीजिए आप किसी भी लग्न या राशि के हों और गोचर में आपके ये 3 ग्रहों का ही सबसे ज़्यादा महत्व है और ये तीनों ग्रह अपनी सही पोजीशन पे आ जाते हैं या 3 में से 2 ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं, तो याद रखिए उन वर्षों का आपको उपयोग करना चाहिए और वह वर्षों का अगर आप उपयोग कर लेंगे तो एक बहुत बड़ा धन आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बड़ी धनराशि आप जुटा सकते हैं जो आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसी प्रकार मान लीजिए जैसे आप 2023-24 में मिथुन लग्न या मिथुन राशि को बहुत अच्छा माना जा रहा है, तो उसमें भी क्या है कि जो 1.5 से 2 वर्ष हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोगों के लिए वह बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होंगे, क्योंकि मिथुन लग्न या मिथुन राशि में भाग्य का स्वामी जो भाग्येश है वो उनके भाग्य पे ही आ चुका है। तो यदि भाग्य पे आ चुका है उनका भाग्येश, तो निश्चित तौर पे उन्हें भाग्य का बहुत अच्छा सहारा मिलेगा। तो अगर इस समय वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, अगर 1 कदम वो चलेंगे तो उनकी भाग्य उनको 2 कदम का लाभ देगी। तो इस प्रकार से आपको ये देखना है कि वास्तव में कब हमारा यदि अच्छा समय आ गया है, तो उस समय आपको पूरी मेहनत से लगन से कार्य में टूट पड़ना है अपने, और इन 1.5-2 वर्षों का अगर आपने लाभ उठा लिया तो याद रखिए आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस चीज़ को आपको देखना चाहिए। तो कुंडली में हमको पहली जो रूल मैंने आपको बताया था कि लग्न और लग्नेश कहाँ पर स्थित है उसको ज़रा देखिए। दूसरा रूल आपको मैंने बताया कि आपका जो गोचर है वह कैसा आपकी कुंडली में दिख रहा है। अगर गोचर में ये 3 ग्रह जो मैंने बताए इनकी उपस्थिति बहुत अच्छी है मान लीजिए, तो मान लीजिए ये वर्तमान समय को रिप्रेजेंट करते हैं, तो निश्चित तौर पे वर्तमान समय अगर इसके साथ साथ आपकी दशा और महादशा, अंतरदशा और महादशा भी आपके फेवर में चल जाए, जैसे ये तुला लग्न या राशि की कुंडली है मान लीजिए, तो मान लीजिए आपका शुक्र की दशा चल जाए या आपका उसकी दशा चल जाए, आपकी सन की दशा चल जाए, आपकी बुध की दशा चल जाए, तो ये फिर सोने पे सुहागा है। आपको अगर अंतरदशा इनकी चल गई तो मान लीजिए कि 2 से 3 साल ये गोल्डन पीरियड है। आपको सब कुछ अपना निछावर कर देना चाहिए इन 2-3 वर्षों के लिए और हार्ड वर्क के द्वारा ये मानिए ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति को इकट्ठा करना चाहिए जो कि भविष्य में आपके काम आएगी। आपने देखा होगा जीवन में कुछ लोग क्या होते हैं कि वो बहुत इधर उधर होते हैं, अचानक वो इतना ज़्यादा धन पाने लगते हैं, वो वास्तव में उनकी वर्ष कुंडली या गोचर का कमाल होता है। तो आपको एक तो गोचर देखने आना चाहिए, फिर आप गोचर की तुलना अपनी जन्म कुंडली से भी करें। अगर ये दोनों पॉजिटिव पा लिए गए, दशा, अंतर दशा और गोचर, तो मान लीजिए कि ये गोल्डन समय होगा और आपको निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा लाभ दे करके जाएगा। तो ये नियम आपको याद रखना है। नंबर 2 पर आपको ये नियम याद रखना है। अब देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कुल मिला करके कि कुंडली जो होती है वो समय काल परिस्थिति, देश काल स्थान को देख करके सब कहा जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे करके बता दूं कि जैसे मैं बताऊं कि अपने यहाँ क्या होता है, ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, उनकी 2-3 समस्याएं धन के सिवा और भी हैं कि लड़के की शादी नहीं हो रही और लड़की की उम्र बढ़ती चली जा रही है। लोग बहुत परेशान हैं इन चीज़ों से। अब ये बताइए कि अगर जो लोग यूरोप में रहते हैं वहाँ ये कोई प्रश्न भी है? तो अगर प्रश्न ही नहीं है
तो उसका उत्तर भी नहीं है। जहाँ प्रश्न ही नहीं उठता वहाँ उत्तर क्या उठेगा? क्योंकि यूरोप में ये प्रश्न ही नहीं है। तो आप कुंडली को ऐसा भी देखिए कि जो चीज़ प्रश्न नहीं है, कुल मिलाकर यहाँ पर केवल धन की बात हो रही है। अगर धन की कोई दिक्कत नहीं है तो बाकी चीज़ों की अभी बात नहीं हो रही है। तो ये भी आप देखिएगा। तो जहाँ कारण है वहीं निवारण होता है। जिन प्रश्नों का कोई कारण ही नहीं है वहाँ निवारण की कोई बात ही नहीं है कुल मिला के। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं कि तीसरा एक मैं आपको उदाहरण और दे करके बताऊंगा, जिससे आपको चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो मेरा फिर से वही निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम अपनी अगली राशि और लग्न की ओर बढ़ते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मित्रों, धन योग बनाने के लिए आपको तीसरा कार्य ये करना है, जो कि मैं आपको कर्क लग्न की कुंडली के हिसाब से वो बातें समझाऊंगा आगे चार्ट में भी। कि देखिए, कोई भी एक ग्रह जो आपका केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो, जैसा कि आप इस चार्ट पे देख रहे हैं, कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क राशि जो भी आप मान लें, तो अगर केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक ही ग्रह बन जाए तो याद रखिए वो महाराज योग कारक होता है। ये बात आप ध्यान दीजिए। जैसे आपको मैं बता दूं कि जैसे तुला लग्न या आपकी वृक्ष लग्न की कुंडली है, उसमें आपका सन योग कारक होता है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है। उसी प्रकार से कर्क लग्न की कुंडली देख लीजिए, इसमें भी ऐसा ही होता है। इसमें भी कुल मिलाकर के आपका केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है मंगल। मंगल पंचमेश भी है और मंगल आपका दशमेश भी है। तो कभी भी याद रखिए, कभी भी आपको पंचमेश और दशमेश या केंद्र या त्रिकोण के जो भी स्वामी हैं एक ही ग्रह, यदि उनकी दशाएं कभी आपको मिलती हैं तो याद रखिए, चाहे उसकी अंतरदशा मिले या उसकी महादशा मिले, वह एक गोल्डन पीरियड आपके लिए होगा। और उस ग्रह से संबंधित कार्य आपको करने चाहिए जो निश्चित तौर पर आपको लाभ देंगे। भले ही आपके धन भाव और इनकम भाव में कोई भी ग्रह खराब बैठे हों और ना हो रहा हो, नीच के ग्रह बैठे हों। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए पंचम भाव पर बैठा है आपका मंगल, तो पंचम भाव काहे का है? ये सडन प्रॉफिट और लाभ का होता है। तो सडन प्रॉफिट लाभ जुआ, लॉटरी, सट्टा किसी इस समय शेयर मार्केट को माना जाता है। तो मान लीजिए आपका इन्वेस्ट शेयर मार्केट में करना है या इसी तरह के कुछ और भी रिस्की एसेट हो सकती हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये वो पीरियड होता है। हो सकता है कि बाद में या पहले आपको शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा हानि हो चुकी हो सकता है, और हो सकता है दफाएं बीत जाने के बाद फिर आपको हानि होना शुरू हो जाए। लेकिन ये जो समय काल होता है वह आपके लिए फेवरेबल होता है यदि आप थोड़ा सा बुद्धि विवेक से काम लेंगे और अपनी जन्म कुंडली को भी देखेंगे। उसमें ये जरूर देखिए कि क्या कोई बहुत विपरीत महादशाएं तो नहीं चल रही हैं या कोई बहुत विपरीत अंतरदशा चल रही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है कुल मिला के। अगर आप ऐसा करते हैं तो अब मान लीजिए कुल मिला के कि आपका लग्न का जो स्वामी है कभी वो 12वें स्थान में बैठ जाए और उसके साथ शुक्र भी बैठ जाए या उसके साथ भाग्येश बैठ जाए, तो याद रखिएगा 12वां स्थान काहे का होता है? आपका विदेश भाव का होता है। तो फिर आपको क्या करना है? आपकी उन्नति विदेश भाव से ही ज़्यादा होगी, क्योंकि 12वां भाव बहुत दूर की यात्राओं का है। तो वहाँ से वह आपको अच्छा खासा धन उपार्जन का काम कर देगा कुल मिला के। 12वां भाव कहे का है, कोर्ट कचहरी का भी है। तो यदि आप वकालत करते हैं तो निश्चित तौर पर वकालत के पैसे से भी आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है। तो ये 3-4 रूल मैंने आपको बताए हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इस ढंग से धन की जो आवक है वो आपके लिए सरलतम हो जाएगी और आपको ये बार बार भटकना नहीं पड़ेगा कि पंडित जी कहाँ से धन आएगा, बहुत कोई काम नहीं चल रहा, कोई धंधा नहीं चल रहा, कुछ काम हो नहीं पा रहा, अब हम क्या करेंगे। तो याद रखिए, स्थान बदलने से मैंने आपको उदाहरण देकर बताया था कि सब कुछ बदल जाता है। मैंने यूरोप का उदाहरण बताया, मैं एक उदाहरण अफ्रीका का भी आपको बता दूं कि अगर लग्न में गुरु बैठे तो व्यक्ति का रंग पीला थोड़ा होगा, गोरे रंग का होता है। अगर गुरु और चंद्रमा बैठे बहुत गोरा होगा। तो क्या अफ्रीका में किसी के गुरु और चंद्रमा ना बैठते होंगे? तो उन सबको गोरा हो जाना चाहिए था। देखिए, ये सब संभव नहीं होता। स्थान काल परिस्थिति से सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए जब आप विदेश स्थान को चले जाते हैं तो आपकी मनः दशा, सभी स्थितियां, सब कुछ, व्यक्तित्व, सब कुछ बदल जाता है।
तो मैं भी उसका भी आपको उदाहरण दे चुका हूँ कि अगर आपका लग्नेश भाग्य भाव में या द्वादश भाव में बैठा हो तो घर से दूर जा करके आपको पदोन्नति या उन्नति जरूर मिलेगी। तो ये 3-4 रूल, और याद रखिए मैंने उदाहरण भले ही आपको मेष का, तुला का, कर्क का दिया हो, यह किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी राशि की कुंडली हो, सभी में ये रूल कायम होंगे। आप रट्टा मत मारिएगा, आप केवल और केवल कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, तो निश्चित तौर से आपको इसमें लाभ होने की परम संभावनाएं हैं। तो ये मैंने एक प्रकार से धन योग के बारे में आपको बताया है। अब इस संबंध में आपके जो भी प्रश्न हों तो YouTube का कमेंट बॉक्स भी आपके लिए उपलब्ध है, आप उस पर ज़रूर अपनी बातें शेयर करें, लिखें, मुझको बताएं कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे एक लाइक ज़रूर दें, लाइक का चिन्ह भी मैंने बना रखा है, तो कृपया एक लाइक आप अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। तो चलिए मैं यहाँ से आपकी अपनी वाणी को विराम दूंगा और यही कहूँगा कि आपके कोई भी प्रश्न हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद आपको वीडियो